हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एडिशन ऑफ कार्बीन टू एल्कीन। एल्कीन पे कार्बीन का एडिशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये है सी डबल बॉन्ड सी एच 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 एल्कीन, और कार्बीन होता है सी के साथ कोई दो ग्रुप जुड़ा रहे। ये दोनों H भी हो सकता है, दोनों R भी हो सकता है, दोनों कोई हेलोजन भी हो सकता है, बट इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन और हो बस। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन से इधर बॉन्ड बनाए हुए, एक इलेक्ट्रॉन से इधर बॉन्ड बनाए हुए, तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक हाइड्रोजन का था। कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर वाले के कारण भी कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इधर 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन टोटल हो गया। हाइड्रोजन वाला दो सबको कंसीडर करते हुए बॉन्ड बनाने के बाद जो कार्बन के पास ओवरऑल बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। 6 इलेक्ट्रॉन रहे और कोई चार्ज ना रहे तो इसको बोलते हैं कार्बीन। ये है कार्बीन। कार्बीन सबसे सिंपलेस्ट कार्बीन यही है। कार्बीन को अगर गौर से देखोगे तो कार्बीन ऑक्सीजन टाइप दिखेगा। कैसे? ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 2 4 2 6। कार्बीन के वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के वैलेंस सेल में होता है, लेकिन 2 बॉन्ड बनने के कारण 6 हो गया है, तो इस कार्बन के पास भी ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में, और इस कार्बन के पास भी वैलेंस सेल में ओवरऑल, इस ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में भी ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब इसका जो प्रॉपर्टी है, इसका प्रॉपर्टी वैसा ही होगा। ये डबल बॉन्ड पे जाके चिपक जाता था, तो ये भी डबल बॉन्ड पे जाके चिपक जाएगा, बस सिंपल। ओवरऑल होगा क्या? ये टूटेगा, यहां फिर रेडिकल, यहां फिर रेडिकल, ये ऐसे जुड़ गया, ये ऐसे जुड़ गया, क्या बन गया? CH2 इस H2 को लिख दिया, और यहां पे ये कार्बन CH2 हो गया। यही चीज यहां पे हुआ है। इस एल्कीन को कार्बीन मिल गया, ये बॉन्ड टूटा, ये कार्बन पे फ्री रेडिकल इससे जुड़ गया, इस कार्बन पे फ्री रेडिकल इससे जुड़ गया, और ये बन गया। ये जो कार्बन है ये वाला है, साइक्लोप्रोपेन बन गया। ऑफ कोर्स ये सब जुड़ा हुआ है, साइक्लोप्रोपेन का डेरिवेटिव है, मतलब साइक्लोप्रोपेन ये वाला रिंग हुआ केवल। ठीक है ना? तो इनफैक्ट कार्बीन उसी तरह से जुड़ेगा जैसे ऑक्सीजन जुड़ता था, ओवरऑल हम बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो, जिस तरह से ऑक्सीजन इधर से जुड़ता था या इधर से जुड़ता था, वैसे ही कार्बीन भी एक ही साइड से जुड़ेगा। ठीक है, और पॉसिबल भी नहीं है ना, मतलब दोनों साइड से कैसे जुड़ेगा? एक इधर जुड़ेगा, इधर घूम के कैसे? 3 मेंबरिंग तो बनना है। ठीक है, तो जिस तरह से ऑक्सीजन डबल बॉन्ड पे जुड़ता था, उसी तरह से कार्बीन भी डबल बॉन्ड पे जुड़ेगा। अब जरा गौर करना, बट ये कार्बीन तो अनस्टेबल होता है, ये तो इंटरमीडिएट होता है, रिएक्शन के दरमियान बनता है। ये बनाएंगे कैसे? ये कार्बीन बनाने का कई सारा मेथड हम बोर्ड पे लिखे हुए हैं, उसको हम समझाते हैं। देखो, डाईएजोमीथेन ले लो। कैसे हम कार्बीन बनाएंगे वो बता रहे हैं। कार्बीन एक बार बन गया तब तो फिर ये जुड़ ही जाएगा। डाईएजोमीथेन बोलते हैं CH2 N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस माइनस, इसको बोलते हैं डाईएजोमीथेन। ये कैसे बनता है? ये जब डाइजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन बताएंगे वहां पे ये बताएंगे, तो इसको बोलते हैं डाईएजोमीथेन। अब यहां पे क्या होगा? डाईएजोमीथेन में ये इसको जब हीट कर दोगे या लाइट दे दोगे, हीट कर दोगे या लाइट दे दोगे, या लाइट देने का मतलब HNU भी हुआ, HNU दे दो, तो क्या होगा? ये बॉन्ड हीट के कारण ये टूटेगा, HNU के या लाइट के कारण भी ये कमजोर बॉन्ड होता है, ये टूट जाता है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन का, एक नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन अपना ले लिया, कार्बन वाला भी ले लिया। N2 बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, N2 बन के निकल गया। अब बताओ इस CH2 पे
2 इलेक्ट्रॉन था और निगेटिव चार्ज था। जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर नाइट्रोजन निकल गया तो कार्बन पे हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये 2 इलेक्ट्रॉन का रह गया, तो एक निगेटिव एक पॉजिटिव खत्म, यही बन गया। यही तो है कार्बीन। कार्बीन मतलब अगर एल्कीन के साथ इसको रख दो और हीट कर दो तो एल्कीन में इस तरह का चीज जुड़ जाएगा। ठीक है, और भी तरीका है, क्लोरोफॉर्म ले लो, ब्रोमोफॉर्म ले लो और साथ में ले लो बेस। क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, CHCl3 क्लोरोफॉर्म है ये। इसके साथ ले लो बेस, कोई बढ़िया सा बेस ले लेते, ये जानते हो तुम बेस होता है। अब क्या होगा जरा ध्यान देना, कार्बन Cl 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 और यहां पे है H। इसके साथ जब कोई स्ट्रॉन्ग बेस रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस का काम क्या है, H+ निकालना। ये H+ ठीक ठाक एसिडिक होता है, बहुत ज्यादा नहीं बट ठीक ठाक एसिडिक होता है, क्योंकि यहां से H+ निकलने के बाद जो लोन पेयर निगेटिव चार्ज बनता है Cl के -I से तो स्टेबलाइज होता ही है, उसके साथ साथ Cl के साथ रेजोनेंस भी करता है इसका निगेटिव चार्ज। इसके पास खाली ऑर्बिटल है जिसके वजह से इसके साथ रेजोनेंस, इसके साथ रेजोनेंस, इसके साथ रेजोनेंस भी करेगा। यही वजह भी है कि CHF3 और CHCl3 में एसिडिक ज्यादा नीचे वाला होता है, जबकि लगता है ऊपर वाला एसिडिक होना चाहिए। ऊपर से जब H+ निकलता है तो CF और यहां पे निगेटिव चार्ज बनता है, जबकि इससे H+ निकलता है तो Cl और यहां पे निगेटिव चार्ज बनता है। यहां पे तो इसका -I से ये निगेटिव स्टेबलाइज होता है, बट यहां पे इसके -I से तो स्टेबलाइज होता ही है, साथ में रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज होता है, क्योंकि इसके पास खाली ऑर्बिटल है, जबकि इसके पास खाली ऑर्बिटल नहीं है। यही वजह है कि ये ज्यादा स्टेबल और ये कम स्टेबल, और यही वजह है कि ये जिसका कंजुगेट बेस है ये स्ट्रॉन्गर एसिड विथ रिस्पेक्ट टू दिस। तो ये पूछा जाता है, इस पे नजर रखोगे। ठीक है, बट अभी मेरे को इस चीजों से मतलब नहीं है, ये ऐसे ही याद आ गया तो हम बता दिए। ये जो बेस है ये इस H+ को निकाल लेगा, क्योंकि H+ निकालने के बाद निगेटिव चार्ज -I से भी स्टेबलाइज और रेजोनेंस से भी स्टेबलाइज, तो ये बहुत ज्यादा नहीं बट ठीक ठाक एसिडिक होता है। ये क्या करेगा, यहां से H+ निकाल लेगा। ध्यान देना, जब H+ निकाल लिया तो क्या बनेगा, बनेगा CCl -+। ठीक है, अब इसके बाद होगा क्या, हम ये सब मिटा रहे हैं जिसका जरूरत नहीं था, ऐसे ही हमने रिकॉल कराया था केवल तुमको। अब जरा गौर करना, ये जो बना एक्चुअली ये इक्विलिब्रियम में होता है रिएक्शन, और इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड कम ही होता है, बैकवर्ड ही ज्यादा होता है। बट थोड़ा बहुत ये बनता है। ये जो बना कौन, Cl चूंकि Cl ठीक ठाक लिविंग ग्रुप होता है तो Cl-1 के ये बाहर निकलने लगता है धीरे धीरे, और जब Cl-1 के बाहर निकलेगा तो बताओ कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और लोन पेयर एक है और एक निगेटिव पॉजिटिव खत्म, एक लोन पेयर आ जाएगा और CCl2 बच जाएगा। Cl और यहाँ पे लोन पेयर प्लस Cl-। जरा बताओ ये कार्बीन ही तो है, ये कार्बीन ही तो है, केवल H की जगह Cl है, उसी टाइप का चीज है ना, तो ये भी कार्बीन हुआ। तो इस तरह से भी कार्बीन बनता है। अगर तुम चाहो तो CHBr3 के साथ बेस ले लो, इसके साथ 50% NaOH सॉल्यूशन, मतलब हाईली कंसंट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन ले लो, तो इस केस में भी OH- यहां से H+ निकालेगा, इस तरह का चीज बनेगा। देन Br- निकल के फाइनली बन जाएगा CBr-Vr। ठीक है, जैसा ऊपर हुआ वैसा ही होगा। यहां पे ये यहां से H+ निकाला था, इसमें OH- यहां से H+ निकालेगा, इस तरह का चीज बनेगा। देन Br- निकल के ये बन जाएगा, कार्बीन बन गया। ठीक है,
तो इस तरह से कार्बीन बनाते। एक और है कार्बीन बनाने का तरीका, डाई आयोडो मीथेन। मीथेन बोलते हैं CH4 को, सबको पता है आई थिंक। यहां से आयोडीन, यहां से हाइड्रोजन हटाओ, हाइड्रोजन हटाओ, आयोडीन आयोडीन लगाओ, तो इसको बोलते हैं डाई आयोडो मीथेन। ये है डाई आयोडो मीथेन। इसको जिंक कॉपर के साथ रिएक्शन करा दो तो ईथर के प्रेजेंस में, मतलब नॉन पोलर नॉन प्रोटिक सॉल्वेंट में ईथर, ड्राई ईथर होना चाहिए, अदरवाइज मॉइस्चर जो भी बनेगा, जो भी मॉइस्चर रहेगा, ड्राई ईथर नहीं रहेगा तो वो इसके साथ रिएक्ट कर लेगा। तो इनफैक्ट ईथर होना चाहिए मीडियम, इस दोनों का रिएक्शन करा दो, या भूल जाओ ईथर वीथर होता होगा कुछ, ये दोनों रिएक्शन करके बन जाएगा ICH2ZnI। जरा गौर करना, इसको हम समझाने के लिए हम बताते हैं। जिंक कॉपर है ना, तो ये जिंक और कॉपर का मिक्सचर होता है इनफैक्ट। तो जिंक इसके साथ रिएक्शन करके ZnI2 बना लेता है, और ZnI2 हो गया जिंक +2 I-I-, और ये CH2 बच जाता है। मतलब जरा गौर करना, ये दोनों रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनता है जिसका देखो I-, Zn+2 I- और CH2, ये क्या लग रहा है, कार्बन नहीं लग रहा है। तो इस तरह का कंपाउंड बनता है जिसको बोलते हैं साइमन स्मिथ रिएजेंट। इस कंपाउंड को साइमन स्मिथ रिएजेंट बोलते हैं। कई बार ये लिखा रहेगा साइमन स्मिथ रिएजेंट में, कई बार ये दोनों लिखा रहेगा, ये भी और ये भी। तुमको ये लगेगा कि इसमें कॉपर था, इसमें तो कॉपर है नहीं, कहाँ गया कॉपर। इनफैक्ट रिएक्शन में जिंक का ही इसके साथ रिएक्शन होगा, कॉपर बाहर ही रह जाता है। तो या तो ये लिखा रहेगा या इस दोनों को लिखा रहेगा, दोनों दिस प्लस दिस लिखा रहेगा। अभी क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो वैसे केस में समझना कि ये कार्बीन ही बनाएगा और कार्बीन, ये दोनों मिलके कार्बीन ही बनाएगा और ये कार्बीन डबल बॉन्ड पे जाके चिपक जाएगा। साइमन स्मिथ रिएजेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चंस की तरफ, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, फटाफट इसको कॉपी करो। इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, कार्बीन बन गया, डबल बॉन्ड पे लग जाएगा, या तो इधर से लगेगा या तो इधर से लगेगा, बस एक ही साइड से लगेगा। ठीक है, मतलब जिधर से भी लगे कार्बन जुड़ेगा। ऑफ कोर्स जैसे ऑक्सीजन जुड़ता था, जिस साइड ऑक्सीजन जैसे जुड़ता था वैसे ही कार्बन जुड़ेगा, है ना। बट कार्बन बनेगा कैसे, एक तो डाई है जो मीथेन को हीट कर दो या लाइट दे दो तो बन जाएगा कार्बन। क्लोरोफॉर्म ले लो, इसको क्लोरोफॉर्म बोलते हैं और इसको ब्रोमोफॉर्म बोलते हैं। क्लोरोफॉर्म ले लो या ब्रोमोफॉर्म ले लो, साथ में ले लो, स्ट्रॉन्ग बेस कार्बन टाइप का चीज बन जाएगा। CH2I2 मतलब डाई आयोडोमीथेन, जिंक कॉपर का मिक्सचर, इससे बन जाएगा साइमन स्मिथ रिएजेंट, जो इनफैक्ट कार्बन का सोर्स होगा, जो कार्बन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल थ्योरी। अब आते हैं इस पे, क्वेश्चंस करते हैं, फटाफट इसको नोट करो। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कम ही है, कुछ क्वेश्चन तो करेंगे ही। एक ले लेते हैं एल्कीन सीस फैशन में, जिसमें मिथाइल जुड़ा हुआ है ना, और इसका रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ, CHCl3
और साथ में एक स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, ये तो सीस है। सेम चीज हम ट्रांस के साथ करते हैं। ये मिथाइल है और ये मिथाइल है, H है, H है, सॉरी मिथाइल है, ट्रांस, ऊपर वाला सीस, नीचे वाला ट्रांस। इसके साथ सेम रिएजेंट ले लेते हैं या बदल दे भी सकते हैं, CHCl3 और K+। ठीक है, 2 क्वेश्चन हुआ। इसके बाद नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन हम रखते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास PH CH डबल बॉन्ड CH PH मतलब बेंजीन है, और CHCl3 और नीचे में है NaOH, हाईली कंसंट्रेटेड NaOH है। नेक्स्ट क्वेश्चन ET CH डबल बॉन्ड CH ET और इसको दे दो CHCl3 NaOH, CHCl3 NaOH। नेक्स्ट बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और इधर यहाँ पे H है, Br है, Br है। इसका रिएक्शन कराते हैं, कॉन्क NaOH एक्वस। ठीक है, कॉन्क NaOH एक्वस, हाईली कंसंट्रेटेड होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन, इसका रिएक्शन कराओ, CH Br3 KOH एक्वस, हाईली कंसंट्रेटेड। और एक ले लेते हैं, साइमन स्मिथ रिएजेंट भी ले लेते हैं, CH2I2 जिंक कॉपर कपल। अब जरा देखो क्या होगा। सबसे पहले एक पॉइंट हम बताते हैं जो हम बताना भूल गए थे। इसके साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो क्या होता है, अभी हमने बताया है। इसके साथ जब बेस रिएक्शन करेगा तो ये बेस इस कार्बन से H+ निकाल लेता है, तो CCl3 माइनस बन जाता है, और इसके बाद इसी से Cl- निकलता है और बन जाता है CCl2 कार्बीन। यही ना बनता है। अब देखो, जिस कार्बन से H+ निकला उसी कार्बन से Cl भी निकल गया। मतलब अभी तक ये क्या है, इलिमिनेशन रिएक्शन ही तो है। किसी मॉलिक्यूल से कुछ चीज निकल गया है, एक बार H निकला, एक बार Cl निकला। एक चीज बताओ जरा, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन में क्या होता था, यहां से लिविंग ग्रुप और यहां से H निकलता था। यहां भी वही चीज हुआ है, बट डिफरेंस केवल ये है कि यहां जहां पे लिविंग ग्रुप निकलता था उसके बगल का वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकलता था, और यहां पे जिस कार्बन से हाइड्रोजन निकला है उसी से लिविंग ग्रुप निकला है। इसलिए इसको बोलते थे हम लोग बीटा इलिमिनेशन। और अभी जो इलिमिनेशन हो रहा है इसको बोलते हैं अल्फा इलिमिनेशन। क्यों अल्फा एलिमिनेशन? क्योंकि जिस कार्बन से H निकला है उसी से लिविंग ग्रुप निकला है। बेस ही तो निकाला है, यहां भी तो बेस ही निकालता था, बट एडजेसेंट से निकालता था। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में देखो इसमें बगल वाला कार्बन था ही नहीं, अगर ऐसा हम लिख देते यहां पे Cl होता और यहां पे Cl होता और यहाँ H होता और यहाँ पे Cl होता और बेस यहाँ पे H होता। अब बेस दे देते, बेस को ऑप्शन देते कि यहाँ से H निकालो या यहाँ से H निकालो, तो वो यहाँ से H निकालता और यहाँ से Cl निकल के एल्कीन बन जाता। ठीक है, ये अलग बात था कि यहाँ से भी कुछ निकालता, लेकिन यहाँ पे तो एक ही ऑप्शन ही है बेस के पास, तो अल्फा एलिमिनेशन ही होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अल्फा एलिमिनेशन। अब मेरे को बताओ कि इसको हटा रहे, क्वेश्चंस पे आते हैं।
हम बेसिकली इस पॉइंट पे इसलिए आ गए क्योंकि हम बताना चाह रहे थे जिस तरह से बीटा एलिमिनेशन होता है वैसे ही अल्फा एलिमिनेशन भी होता है, और यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन ही होता है। जब ये कार्बीन बन जाएगा यहाँ पे इनफैक्ट CCl ये वाला कार्बीन बनेगा। अब इसको इधर से लगाओ या इधर से लगाओ, यही तो पॉसिबिलिटी है। तो अगर हम इधर से लगा दिए तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना, यहाँ पे आ जाएगा मिथाइल ग्रुप हाइड्रोजन और इधर इससे Cl लगा रहेगा क्योंकि यहाँ से तो Cl लगा ही है ना। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि इधर से जुड़े Cl और ये डैश इधर थोड़ा शिफ्ट होए, ये डैश थोड़ा इधर शिफ्ट होए। अब बताओ डैश पे H Me ये बनेगा। जब इधर से जुड़ेगा तो ये बनेगा और जब इधर से जुड़ेगा तो ये बनेगा। अब क्या दोनों सेम है या अलग है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट है, प्रोडक्ट ऑप्टिकली एक्टिव नहीं बन सकता, या तो मीजो बनेगा या फिर बनेगा रेशमिक। तो देखो तो ये साफ मीजो तो दिख रहा है, मीजो बन रहा है, मतलब ये दोनों पक्का सेम होगा। क्योंकि अगर सेम नहीं होगा तब तो ये मीजो है ऑप्टिकली इनएक्टिव और ये एक्टिव हो जाएगा, तब तो ओवरऑल एक्टिव हो जाएगा, और एक्टिव तो बन ही नहीं सकता है क्योंकि ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट के साथ ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट रिएक्ट करेगा तो ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट ही बनेगा, या तो मीजो या तो रेशमिक, क्योंकि रेशमिक भी तो इनएक्टिव ही है ना ओवरऑल। तो ये मीजो है। मीजो चेक करने का एक तो प्लेन ऑफ सिमेट्री तरीका है, एक और भी तरीका है। मीजो बोलते हैं किसको? कायरल कार्बन होते हुए भी ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा तो मीजो। कायरल कार्बन इसमें दो है बट प्लेन ऑफ सिमेट्री के कारण ऑप्टिकली इनएक्टिव है इसलिए मीजो। दूसरा तरीका है कॉन्फ़िगरेशन, देखो इस कार्बन का और इस कार्बन का, एक का कॉन्फ़िगरेशन आ आएगा, एक का पक्का एस आ जाएगा, मतलब एक के कारण जो रोटेशन होगा पीपीएल का, दूसरे के कारण उतना ही एंटी क्लॉकवाइज होके जीरो कर देगा। चलो एक और, ये दोनों मॉलिक्यूल सेम है, ये कैसे पता चलेगा? बड़ा सिंपल है भाई। कैसे पता चलेगा? इसको पकड़ो, ऐसे घुमा दो, ऐसे, जैसे देखो मैं बताता हूं, ऐसे इसको ऐसे घुमा दो, इस पे सुपर इंपोज करा दो, हो जाएगा एमई ऊपर हो जाएगा, सॉरी ये एमई यहां पहुंच जाएगा। कैसे करना है इसको ऐसे कर दो, सुपर इंपोज करा दो, हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों क्या है? आइडेंटिकल। और जब आइडेंटिकल ही है तो दो बार लिखने का जरूरत कहां था? एक को तुम हटा सकते हो, तो एक ही कंपाउंड बनेगा, मीजो बनेगा। बट इसमें भी ऐसा होगा क्या? इसमें करके देख लेते हैं। इसमें देखो Cl या तो इधर से Cl आएगा, इधर से कार्बन और CCl2 आएगा, या इधर से CCl2 आएगा। जब इधर से आएगा तो ये बनेगा, यहाँ पे बेज और डैश बना दो, बेज पे आएगा Me और डैश पे आएगा HH। जब इधर से CCl2 जुड़ेगा तो इधर C ये बन जाएगा और यहाँ पे Me आ जाएगा बेज पे, और H आ जाएगा डैश पे। देखो ये सब थोड़ा हम जल्दी लिख रहे हैं क्योंकि ये पहले बताया हुआ है ये सब स्टीरियो में। अब जैसे देखो इधर से ये देखो, ये मॉलिक्यूल कैसे है? ऐसे है, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर। तो जब इधर से CCl2 जुड़ेगा तो ये दोनों क्या होगा? ऐसे होगा थोड़ा, और ये दोनों क्या होगा? ऐसे होगा थोड़ा। बाहर रहेगा, वो बाहर ही रहेगा, केवल उधर झुक जाएगा, देखो। और जब CCl2 इधर से जुड़ेगा तो ये ऐसे है, ये मॉलिक्यूल ऐसे है, ये ऊपर वाला पोर्शन ऐसे झुकेगा और नीचे वाला भी ऐसे झुकेगा, मतलब बाहर है वो बाहर ही रहेगा, केवल इधर की ओर झुक जाएगा, बाहर वाला बाहर ही रहेगा, केवल इधर की ओर झुक जाएगा। ये बन गया। अब सवाल है ये दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों देखो, ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएक्टेंट, ऑप्टिकली इनएक्टिव रिएजेंट, प्रोडक्ट ऑप्टिकली इनएक्टिव ही बनेगा, या तो मीजो बनेगा या तो रेशमिक बनेगा। तो बताओ ये दोनों पक्का रेशमिक है। रेशमिक
या इनेंशियोमेरिक पेयर भी बोल सकते हो। कैसे? चेक कर लो कॉन्फ़िगरेशन, समझ आ जाएगा। दूसरी बात, हमको तो साफ दिख रहा है कि इसका ये मिरर इमेज है। यहाँ पे मिरर लगाओ, इसका ये इमेज साफ दिख रहा है। इमेज तो है बट इसको इसके ऊपर सुपर इम्पोज करो, नहीं होगा सुपर इम्पोज। तुम कैसे भी करो, जैसे अरे हो रहा है सुपर इम्पोज, गजब। ओके, गलती कर दी है ना। देखो क्या गलती की है, कुछ तो गलती की है। ये सिस था और यहाँ ट्रांस, तो यहाँ पे एम ई नहीं ना, यहाँ पे कौन रहेगा, यहाँ पे एच रहेगा। तो एम ई, और देखो यहाँ पे गलती कर दी है ना, यहाँ पे एम ई रहेगा और यहाँ पे एच रहेगा। वहाँ भी गलती है क्या, वहाँ पे एम ई और ये एच रहेगा। देखो ये एच एम ई, ठीक है, अब सही है। अब देखो ये दोनों रेशमिक होगा पक्का। देखो इसका साफ इमेज ये हमको दिख रहा है। और अगर कॉल किसका आ गया भाई, कौन कॉल कर रहा है भाई? देखो ये क्या है, हाँ इसका इमेज ये साफ दिख रहा है। यहाँ पे मिरर लगा दो तो इसका इमेज ये दिख रहा है हमको। एम ई का एम ई, एम ई का एम ई, डैश का डैश पे रहेगा क्योंकि अंदर की ओर है, तो यहाँ भी इमेज अंदर की ओर रहेगा अगर यहाँ पे मिरर लगाओगे तो। अब इसको कैसे भी घुमा के इधर ले आओ, सुपर इम्पोज हो जा रहा है क्या? इसको ऐसे घुमाओ तो जरा, लग रहा है हमको, होना नहीं चाहिए वैसे। ये ऐसे, इसको ऐसे घुमाओ तो ये एम ई बेस पे है, यहाँ बेस पे नहीं है। हाँ सुपर इम्पोज नहीं होगा। कुछ भी कर लो, ये दोनों सुपर इम्पोज नहीं होगा। बट इसका मिरर इमेज साफ दिख रहा है, यहाँ पे मिरर लगा दो तो इसका मतलब मिरर इमेज है बट सुपर इम्पोजेबल नहीं है। इसलिए ये दोनों क्या हो गया, इनेंशियोमेरिक पेयर या रेशमिक। इनेंशियोमेरिक पेयर या रेशमिक, ठीक है। तो अगर सीस के साथ कार्बिन का रिएक्शन कराओगे तो मीजो कंपाउंड आइडेंटिकल बनेगा, ट्रांस के साथ करवाओगे तो रेशमिक बनेगा। इनफैक्ट इसमें क्या है, सीन एडिशन हो रहा है ना, एक ही तरफ से एडिशन हो रहा है, एक ही तरफ से एडिशन हो रहा है। तो हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कार सीस पे एंटी एडिशन रेशमिक, और बाद में ये भी देखा था सीस पे सीन एडिशन मीजो। तो सीस पे सीन एडिशन मीजो तो आ रहा है, ठीक है। लेकिन ध्यान देना, अगर इसमें इधर इधर बढ़ा के कोई कायरल कार्बन बना देगा तो उस केस में ये मिथाइल है और एक इथाइल कर दे और दोनों सीसी रहे, मिथाइल और इथाइल रहे और सीसी रहे, उस केस में ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होगा, ये मीजो नहीं होगा, इस दोनों में इनेंशियोमेरिक रिलेशन होगा। और अगर यहाँ पे ये एक मिथाइल एक इथाइल कर दे तब अभी भी रेशमिक है, तब भी रेशमिक रहेगा, ठीक है। इसके बाद अगर इसमें इधर 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 बढ़ा के कोई कायरल कार्बन कर दे तो यहाँ पे जो ये दोनों प्रोडक्ट बना है, ये दोनों प्रोडक्ट मीजो ही रहेगा, दोनों सेम ही रहेगा क्या, दोनों सेम ही रहेगा। ध्यान देना जरा, अगर नहीं सेम तो नहीं रहेगा, ये एमी और ये ईटी करने पे ही ये दोनों रेशमिक हो जाता था, अलग अलग कंपाउंड हो जाता था। तो एक एमी रहे और इसमें इधर बढ़ा के कोई कायरल कार्बन बना दें तो ये दोनों में रिलेशन रेशमिक का फिर नहीं रह जाएगा, क्या चीज का रह जाएगा, डायस्टेरियोमेरिक का। यहाँ पे भी अगर इसको बढ़ा के कोई कायरल कार्बन बना दो तो इससे जो दो प्रोडक्ट बनेगा इसमें रेशमिक का रिलेशन नहीं रह जाएगा, इनेंशियोमेरिक पेयर का रिलेशन नहीं रह जाएगा, डायस्टेरियोमेरिक पेयर का रिलेशन हो जाएगा। क्योंकि इस दोनों कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन, इस दोनों का कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदला हुआ तो है, इसमें जो है इससे इसमें बदला हुआ है, लेकिन एक कार्बन जो इधर कायरल होता उसका कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों में सेम रहता, उसके वजह से ये दोनों डायस्टेरियोमेरिक पेयर हो जाता। तुम चाहो तो इस कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ का कॉन्फ़िगरेशन भी निकाल लो। पता क्या आएगा, एक में RS आएगा, नहीं एक में RR आएगा, एक में SS आएगा। इसमें RR है या इसमें RR है, बट एक में RR और एक में SS। इसमें एक में RS आएगा, एक में SR आएगा। अब इसमें RS आए और इसमें SR आए, या इसमें SR आए इसमें RS आए, ठीक है। एक कार्बन R एक S या SR और दूसरे में फिर उसका उल्टा आएगा, निकाल के तुम देख सकते हो। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ। यहाँ पे इनफैक्ट ये प्रोवाइड करेगा CCl2, ठीक है। ये यहाँ डबल बॉन्ड पे आके लग जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट। डायरेक्ट हम यहाँ पे प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये डबल बॉन्ड हटाओ, ये डबल बॉन्ड हटाओ
और यहाँ पे लगा दो CH2। इसकी बात करें, ये भी प्रोवाइड करेगा CH2, CCl2 कार्बिन, सॉरी CH2 नहीं भाई, CCl। यहाँ पे भी से सेम चीज होगा, यहाँ से डबल बॉन्ड हटाओ और यहाँ पे CCl। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो तुमको लग सकता है सर बेंजीन के अंदर भी तो डबल बॉन्ड है, उस पर जाना चाहिए था। बेंजीन का डबल बॉन्ड हाईली इनर्ट नेचर का होता है, जब कुछ नहीं मिलेगा तब वहां कुछ हो सकता है। इस डबल बॉन्ड के रहते उस पर कभी नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसका एरोमेटिक नेचर खत्म हो जाएगा। अब देखो ये नहीं भी रहता ना तो उसके साथ रिएक्शन कार्बिन का टफ है, क्योंकि कार्बिन को जुड़ने के बाद एक तो 3 मेंबरिंग हाईली स्ट्रेन रिंग बनता है, ऊपर से उसका एरोमेटिक नेचर भी खत्म होता, ठीक है। तो बेंजीन के डबल बॉन्ड के साथ कार्बिन का इंटरैक्शन नहीं होगा या बहुत ही रेयर होगा, ठीक है। तो इसके बाद यहां पे जरा देखो, ये बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। केवल बेस दिया गया है, बेस यहां से H+ निकालेगा, Br- यहां से निकलेगा। बोर्ड साफ करने दो मेरे को, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये हमने आई थिंक स्मिथ से कॉपी किया था, एक ऑथर है स्मिथ, उसके बुक में हमने ये क्वेश्चंस देखा था। देखो यहाँ पे H है, यहाँ पे Cl है, सॉरी Br है, और यहाँ पर भी Br है ना। गंदा हो गया भाई, इसको साफ करने दो। यहाँ पे Br है और यहाँ भी Br है। अब क्या होगा, जो OH- है, जो कितना गंदा का है, चलता है चौक, OH- है, वो OH- यहाँ से H+ को निकालेगा। देखो क्या बनेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन यहाँ पे होने वाला है। Br माइनस, इसके बाद ये Br- इधर निकला, क्या बनेगा, लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, यहाँ पे डबल बॉन्ड और इधर यहाँ पे Br और यहाँ पे बन गया कार्बिन। अब क्या होगा, ये कार्बिन इस डबल बॉन्ड से चिपकेगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन ये होगा। अब बताओ ये इससे चिपकेगा, कैसे चिपकेगा बताओ। इसके और इसके बीच में एक कार्बन है, ठीक है, और इसके बाद देखो, और यहां पे रहेगा Br, ये रहेगा Br। हो गया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। यहां से ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे गया और यहां पे Br, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसकी बात करें तो ये भी CBr2 प्रोवाइड करेगा, यहां पे सिंपली चिपक जाएगा, और क्या, CBr। सिमिलरली ये भी क्या करेगा, CH2 देगा, CH2 कार्बिन, ये बन जाएगा सेम टाइप का चीज। हो गया, है ना। तो ये था तुम्हारा साइमन स्मिथ रिएजेंट। ये साइमन स्मिथ रिएजेंट था, और था, इसको कई बार साइक्लोप्रोपाइलेशन भी बोलते हैं, साइक्लोप्रोपेन बनता है ना इस वजह से। और ये था तुम्हारा एडिशन ऑफ कार्बिन टू एल्कीन। आज के लेक्चर के लिए इतना ही, और इस तरह से खत्म होता है एल्कीन चैप्टर। इसके बाद हम देखेंगे एल्काइन। जितना बड़ा एल्कीन है उतना बड़ा एल्काइन नहीं है, एल्काइन काफी छोटा है। एल्काइन में कई ऐसा रिएक्शन है जिसका मैकेनिज्म क्लियर पता ही नहीं है या काफी कॉम्प्लिकेटेड है, तो वैसे केस में हमें बहुत कम पढ़ना है। तो हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एल्काइन का। एल्काइन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, हार्डली 2-3 लेक्चर में खत्म हो जाना चाहिए। वो तो अब पढ़ाएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन जल्दी ही खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। 2-3 लेक्चर बहुत है, तो अगले दिन हमारा कोशिश होगा एल्काइन खत्म कर देने का, ठीक है। इसके बाद जब एल्काइन खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम जब भी तुम्हारा फेस टेस्ट होगा और बीच में क्वेश्चंस करेंगे, 1-2 लेक्चर तो क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा हमको लगता है कि करना चाहिए, और टाइम मिला तो हम जरूर करेंगे। उसके बाद 12th शुरू करेंगे, है ना।
और चलो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।